हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने फर्स्ट क्लास पढ़ ली। आज हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास देखो, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं लगातार भविष्य काल। लगातार भविष्य काल किसे कहते हैं? फ्यूचर टेंस तो आपको पता है कि आगे आने वाले समय को फ्यूचर कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। अब लगातार भविष्य काल इंग्लिश में बोले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? भविष्य में जो कार्य लगातार होता रहता है उसे हम लगातार भविष्य काल कहते हैं। आगे आने वाले समय में जो कार्य जारी रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। जैसे राधा खाना पकाएगी, आगे आने वाले टाइम में पकाएगी, वो अभी नहीं पका रही, इसलिए लगातार भविष्य में आगे आने वाले टाइम में जो कार्य लगातार जारी रहता है उसे हम कहते हैं लगातार भविष्य काल। अब देखो, टेंस हमने फर्स्ट कक्षा फ्यूचर सिंपल की पढ़ ली। आज हमारी सेकंड क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बात है तो उस टेंस की पहचान कैसे पहचाने, कैसा टेंस है, किस वाक्य के लास्ट में क्या देखिए जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि ये टेंस इस ये जो सेंटेंस वो इस टेंस का है। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वो पहचान जानेंगे। तो देखो, इस टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आने पर वहां पर कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आने पर वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये एक बात तो आपको याद होगी। नंबर सेकंड पे जो बात है वो है हेल्पिंग वर्ब। देखो, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक, या शॉर्टकट में इसे एचवी भी कहते हैं। देखो, दो सहायक है। इससे पहले जो हमने कक्षा देखी थी फ्यूचर सिंपल की, इसमें मैंने इन दोनों को मतलब कि अच्छी तरीके से समझाया था कि विल बी का प्रयोग कहाँ होगा, सेल बी का प्रयोग कहाँ होगा। मैं एक बार और बताता हूँ कि सेल बी को जान लोगे ना तो विल बी का प्रयोग अपने आप कर दोगे। तो देखो, सेल बी का प्रयोग दो के लिए होता है, आई और वी के लिए। ये दो ऐसे हैं जिनके लिए ओनली सेल बी का प्रयोग होगा, और जो सभी है उनके लिए सेल बी का प्रयोग होगा। तो इतना सा ध्यान रखना, आई और वी आ जाए वहां सेल बी का प्रयोग करना है, और चाहे कुछ भी आए उसके लिए सेल बी। सिर्फ इतना सा नोट करना है। नंबर 3 पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मेन वर्ब। हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य होता है वो आपकी मेन वर्ब होती है। तो देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का, और साथ में आईएनजी लगाएंगे। इतना सा है। मेन की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी। ओके, तीन चीजें हमने देख ली। पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। पहचान देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख लिया, और ये मेन वर्ब। इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस। देखो, प्रत्येक टेंस के चार सेंटेंस होते हैं ना रे? अगर ये आप प्रत्येक टेंस के चार सेंटेंस होते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अभी अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ये लो, अफर्मेटिव। क्योंकि प्रत्येक टेंस के चार सेंटेंस होते हैं, ये तो आपको पता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो इसे लाइक शेयर जरूर किया करो। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका हम देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि बिना सूत्र के हम किसी भी सेंटेंस को हल नहीं कर सकते, इसलिए सूत्र याद होना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब दो है, एक तो विल बी और एक सेल बी। दो है, आपको अच्छी तरीके से पता है। नंबर 3 पर आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और आईएनजी के बाद में आपकी ऑब्जेक्ट। इतना सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो है, आपको पता है ना, विल और विल बी और सेल बी। ये दो हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की, विल बी और सेल बी। सेल बी का प्रयोग आई और वी के लिए करेंगे।
shall be का प्रयोग ओनली आई और बी के लिए करेंगे, जो अन्य सभी जो सब्जेक्ट है उनके लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे, और shall be एक स्पेशल ऐसी है हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग ओनली आई और बी के लिए करेंगे, अन्य सभी के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल देखते हैं कि राधिका राधिका गाना गा रही होगी, राधिका गाना गा रही होगी। देखो ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखकर मैं आपसे दो क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले दो प्रश्न करने के ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन करूंगा वो होगा कि राधिका गाना गा रही होगी, जो ये सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो देखो लास्ट में रही होगी शब्द दिखाई दे रहा है, और ये शब्द ही हमें ये पहचान बता रहा है कि ये टेंस किसका है, ये किस जो ये वाक्य है वो किस टेंस का है। ये वाक्य हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका है। अब नंबर सेकंड पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये जो सेंटेंस वो कैसा सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है? इसमें हमें इस प्रकार से पता चला क्योंकि सर अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा ये थी, जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसमें नोट का प्रयोग कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश बनाने से पहले इसमें ये डिनोट करो कि राधिका इसमें सब्जेक्ट है, गाना इसमें ऑब्जेक्ट है, ये गाना इसमें वर्ब है, गाने का कार्य किया जा रहा है, ये इसकी पहचान है। ओके, इतना सा आपको डिनोट करना है। अब आप फॉर्मूले को देखो कि अगर आपको सूत्र याद है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना तो आप कैसा भी सेंटेंस क्यों ना उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो देखो जैसे सब्जेक्ट है राधिका, तो मैं राधिका लिख देता हूँ सब्जेक्ट। सबसे पहले ये लो, मैंने राधिका लिख दिया। राधिका के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब दो है, मैंने फिर से पहले बताया था कि विल बी का प्रयोग किसके लिए, शैल बी का प्रयोग ओनली आई और बी के लिए, और जो बची हुई है उनके लिए हम विल शैल बी, सॉरी जो बचा हुआ है अन्य सभी के लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो राधिका के लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग में लिख दिया, मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखो गाना, सो सिंग, साथ में आईएनजी लगाओ सिंगिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो सॉन्ग। इस प्रकार से ये बन गया हमारा सेंटेंस कि राधिका गाना गा रही होगी, तो राधिका विल बी सिंगिंग सॉन्ग। ओके, इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये सेंटेंस देखो लास्ट में रहे होंगे आ रहे, ये हमारी पहचान थी। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम इसमें हमारी सब्जेक्ट है, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, खेलना इसमें वर्ब है, ये पहचान है। इतना सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आप दर्शा दोगे तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, हमको इंग्लिश में वी कहते हैं। ओके, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। आप देखो मैंने कहा था आई और वी अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं तो आप क्या करोगे, सेल बी का प्रयोग करोगे। तो इसके लिए क्या आएगा, वी सेल बी। इसके बाद में मैं भी फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले, साथ में क्या लगाएंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा प्लेइंग, साथ में आईएनजी लगाते क्या बन जाएगा प्लेइंग। इस प्रकार से इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो क्रिकेट, ये लो भैया जी। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन फर्स्ट फॉर्म, साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य देखो 2 नंबर पे है। नेगेटिव सेंटेंस,
हिंदी में इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखो नकारात्मक वाक्य की परिभाषा क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा समझो। तो नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा ये है कि जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं नंबर 3 पर नॉट आता है इसमें, बस इतना सा ध्यान। ये सूत्र था हमारा, सेम का सेम ऐसा सूत्र रहेगा। नेगेटिव का भी बस एक नोट लगाना है, वो भी 3 नंबर पे। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन इस सूत्र से थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। क्या चेंज है इसमें कि हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी। ओके, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब दो है, विल नॉट बी और सेल नॉट बी, क्योंकि 3 नंबर पे नोट आएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा फॉर्मूला बन गया। इसे मैंने बड़ा बना दिया, वैसे ये बड़ा है नहीं। अगर मैं शॉर्टकट में लिख सकता था कि हेल्पिंग वर्ब इसके बाद नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसे मैंने बड़ा बना दिया, वैसे बड़ा है नहीं। समझ गए। इस फॉर्मूले को समझने की इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने कहा कि इस प्रकार से ये दोनों विल भी है, ये दोनों साथ आते हैं। लेकिन अगर आप नोट का प्रयोग करेंगे तो नोट का प्रयोग यहाँ थोड़ा ना होगा, क्योंकि नोट का प्रयोग हमेशा यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगी, यहाँ ये विल आ गया तो 3 नंबर पे यहाँ नोट का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने कहा है नोट हमेशा 3 नंबर पे ही आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राधा खाना नहीं पका रही होगी। यह है कि राधा खाना नहीं पका रही होगी। इसमें देखो सबसे पहले राधा सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, पकाना इसमें वर्ब है, ये इसकी पहचान है। ये नोट इसमें इससे पता चल रहा है, ये नई शब्द आने के कारण ये नेगेटिव सेंटेंस है। अरे इसी से तो पता चल रहा है कि वास्तव में इसमें नई शब्द आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इस सूत्र को देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, सूत्र के अनुसार मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो, अब राधा के साथ हम विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस सेल नॉट बी का प्रयोग तो आई और वी के लिए ही करेंगे। तो इसलिए राधा विल नॉट बी, विल नॉट बी। इसके बाद में की फर्स्ट फॉर्म आएगी कुक, साथ में कह रहा है कि आईएनजी भी लगाओ तो कुकिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो फूड। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपको कि राधा विल नॉट बी कुकिंग फूड। समझ गए। सेल वाला एक एग्जांपल और देखते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, या हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे। यह सेंटेंस है कि हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले वी, ओके, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, सब्जेक्ट लिख दिया वी। अब वी के साथ सूत्र के अनुसार तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वी, इस हमको इंग्लिश में वी कहते हैं। मैंने कहा कि सेल का प्रयोग आई और वी के लिए होता है, तो इसमें अब आ जाएगा सेल नॉट बी, वी सेल नॉट बी। मैंने की फर्स्ट फॉर्म, इसमें बोलना है तो स्पीक, साथ में क्या लगाना है आईएनजी, तो क्या बन जाएगा स्पीकिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है इंग्लिश। इस प्रकार से ये बन गया कि हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, वी सेल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, हमारा 4 नंबर पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये समझ में आ गया। सिर्फ इतना सा समझ आया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का सेम ही है, ओनली नॉट नॉट लगाना है। ओके, नॉट नॉट लगाना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम।
नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, इसका फॉर्मूला देखो। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे विल, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में बी शब्द लगाएंगे, विल सब्जेक्ट बी, इसके बाद में हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बन गए कि सबसे पहले विल सब्जेक्ट बी, मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर सेल भी तो आएगा ना। देखो इस, अगर मैं यहीं पे लिख देता सेल वो तो शायद एडजस्ट नहीं होता। तो देखो या तो सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, या तो ये आएगा या ये आएगा। ये कहाँ आएगा, ये ओनली आई और वी के साथ आएगा, इनके अलावा सबके साथ बी सब्जेक्ट प्लस बी आएगा। जैसे एग्जांपल, क्या राधा अंग्रेजी पढ़ेगी, ये क्वेश्चन मार्क से जरूर लगाओगे। क्या राधा अंग्रेजी पढ़ेगी, तो सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा जा रहा ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सब इस फॉर्मूले को देखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल बी, विल लिखो सबसे पहले, क्योंकि सेल का प्रयोग ओनली आई और बी के लिए किया जाता है। तो विल, इसके बाद में सब्जेक्ट राधा, इसके बाद में बी राधा, विल राधा बी, इसके बाद में की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना रीड, साथ में आईएनजी लगाओ तो रीडिंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो इंग्लिश। इस प्रकार से हमारा बन गया कि विल राधा बी रीडिंग इंग्लिश, विल राधा बी रीडिंग इंग्लिश। अब देखो नंबर 4 पर आता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नंबर 4 पर हमारा ये सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है और नोट का प्रयोग भी होता है। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नोट का प्रयोग भी होगा। जिस वाक्य में मतलब कि प्रश्न भी, यही फॉर्मूला है, सेम का सेम यही फॉर्मूला, सिर्फ एक चीज चेंज करनी है। नंबर 3 पे हमें नोट लगाना है। ओके, तो नंबर 3 पे नोट लगा देते। फर्स्ट नंबर पर ये है, सेकंड नंबर पर ये है, तो यहाँ बी के पहले नोट लगा देते, यहाँ नोट लगा देते, नोट प्लस बी, नोट प्लस बी, ये लो। इतना सा चेंज किया है, सिर्फ 3 नंबर पे हमने नोट लगाया और सेम का सेम वैसा का वैसा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ऐसे जैसे क्या राधा अंग्रेजी पढ़ेगी, क्या राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी। और डिफरेंस तो इतना ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हमने पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया, जब इन दोनों को जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मतलब कि इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नोट का प्रयोग भी होगा। नोट का प्रयोग होगा तो 3 नंबर पे नोट का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट सेकंड यहां करेंगे, और सूत्र में भी यही कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करो। ऐसा कैसा कि नोट बी रीडिंग इंग्लिश, सेम का सेम ऐसा ही। अब देखो सूत्र के अनुसार चाहे देख सकते हो आप, सबसे पहले क्या, तो हेल्पिंग में लिख दी विल, इसके बाद में सब्जेक्ट, 3 नंबर पे नोट, इसके बाद में बी, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट, सेम का सेम लिख दिया। जिस प्रकार से हमारा सेंटेंस बढ़ना था, हमने वैसा का वैसा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ टाइपिंग
कर दी। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने इंट्रोगेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव के जस्ट बाद में हमने देखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें नोट का प्रयोग करना था, और नोट का प्रयोग 3 नंबर पे होता है। मैंने ये हमेशा बताया कि हमेशा नोट का प्रयोग 3 नंबर पे होता है, और हमने वो यूज कर दिया। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे, यही ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।